एक वक्त था जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी थीं। अमेरिकी फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार खड़े थे, धमकियां दी जा रही थीं और लग रहा था कि बस कुछ ही घंटों में जंग छिड़ जाएगी। लेकिन वो हमला कभी हुआ ही नहीं। मतलब सब कुछ रेडी था, बिल्कुल तैयार। लेकिन फिर ऐन मौके पर, लास्ट मिनट पर अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि दुनिया युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर वापस लौट आई। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हुआ ये कि घटनाक्रम बहुत बहुत तेजी से बदला। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को एक ट्वीट किया, मदद रास्ते में है। अब इसे हमले का एक सीधा सीधा इशारा माना गया। इसके तुरंत बाद कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है, वहां से सेना की हलचल शुरू हो गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि भारत और यूके जैसी सरकारों को अपने नागरिकों को कहना पड़ा कि भाई फौरन ईरान छोड़ दो। और फिर अचानक सब कुछ थम गया। सिर्फ एक फोन कॉल ने इस पूरे हमले को रोक दिया। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था? तो हमले के रुकने की जो पहली और सबसे बड़ी वजह थी, वो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर थी। ये एक डर था, लेकिन अमेरिका का नहीं, बल्कि उसके अपने ही सबसे करीबी साथियों का। खाड़ी देशों ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बनाया। और इस डर की वजह है ये जगह, हॉर्मोस जल डमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिस पर ईरान का पूरा दबदबा है। और सच पूछिए तो ये रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन है। आप इसे ऐसे समझिए, एशिया को जितना भी तेल चाहिए उसका लगभग 82%, जी हाँ 82% सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर ईरान इसे बंद कर दे तो क्या होगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और अगर पैसों की बात करें तो हर साल करीब करीब 600 अरब डॉलर का तेल यहां से गुजरता है। इतना कुछ दांव पर लगा था कि खाड़ी देश किसी भी कीमत पर यहां जंग नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होता। और यहीं पर ईरान ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, एक बहुत ही साफ मैसेज दिया। मैसेज था, अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे, हम तुम पर हमला करेंगे। अब सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ये सुनकर बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने फौरन अमेरिका में लॉबिंग शुरू कर दी कि भाई इस हमले को रोकिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम ही पिटेंगे। तो ये तो थी पहली वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये है खुद ईरान की एक बहुत ही चालाक रणनीति जिसने जमीन पर पूरा खेल ही पलट दिया। देखिए, ईरान ने भी जमीन पर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी। पहले क्या होता था, वो प्रदर्शनों को दबाने के लिए अपनी जानी पहचानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो गया कि निशाना लगाना कहां है। उन्होंने इराक से भाड़े के लड़ाकों को बुलाना शुरू कर दिया। और ये कोई ऐसी वैसी रणनीति नहीं थी, ये बहुत सोची समझी थी। ईरान ने क्या किया, उन्होंने इराक के उन बेरोजगार लोगों को पकड़ा जो अमेरिका से नफरत करते थे और उन्हें महीने के $600 पर हायर कर लिया। इन हजारों लड़ाकों को धार्मिक तीर्थयात्री बनाकर बसों में ईरान लाया गया। और फिर ये लोग आम कपड़ों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गए और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाने लगे। अब इससे हुआ ये कि ये पहचानना ही मुश्किल हो गया कि कौन असली प्रदर्शनकारी है और कौन हमलावर। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर। यह अमेरिका की अपनी कंफ्यूजन थी, अपनी दुविधा। मिलिट्री प्लानर्स के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया था जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये था कि अगर बम गिराने का फैसला ले भी लिया तो उसे गिराएं कहां? ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन तेहरान की सड़कों पर उस वक्त हालात बहुत ही ज्यादा उलझे हुए थे। वजह यह थी कि ईरान की सड़कों पर सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में सरकार के समर्थक और अमेरिका विरोधी आम नागरिक भी थे। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका बॉम्ब गिराता तो बहुत बड़ा रिस्क था कि वो उन्हीं लोगों को मार देता जिनकी वो मदद करने का दावा कर रहा था। और अगर ऐसा होता तो पूरा माहौल अमेरिका के ही खिलाफ हो जाता। और इस वक्त जमीनी हकीकत कितनी कंफ्यूजिंग थी, इसका अंदाजा आप मौतों के आंकड़ों से लगा सकते हैं। किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि आखिर कितने लोग मारे गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही थी 800 से 2000, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12,000 तक जा रहा था। अब इतने कंफ्यूजन के बीच कोई भी मिलिट्री एक्शन को सही कैसे ठहरा सकता था? नामुमकिन था। तो इसी दुविधा के चलते अमेरिका की पूरी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया। उन्होंने सीधे सीधे मिलिट्री हमले की धमकियों से हटकर मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब बमों के बजाय अब ईरान पर कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए।
और इसी नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा था ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर हमला। अब ये शैडो बैंकिंग क्या है? ये दरअसल कुछ सीक्रेट कंपनियों और बैंकों का एक पूरा जाल था जो ईरान को इंटरनेशनल बैन से बचकर अपना तेल बेचने और पैसा दुनिया भर में ट्रांसफर करने में मदद कर रहा था। एक तरह से ये ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी और अमेरिका ने सीधा इसी पर चोट की। तो सवाल फिर वही है, आखिर में असली वजह क्या थी? सच तो यह है कि यह किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये डर, रणनीति और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। अगर हम इसे समेटें तो हमला कई वजहों से रुका। पहली, खाड़ी देशों का आर्थिक डर और उनका दबाव। दूसरी, ईरान की जमीन पर चालाक रणनीति। और तीसरी, अमेरिका की अपनी दुविधा कि बम गिराएं तो कहां गिराएं। इन सब ने मिलकर एक ऐसी जंग को रोक दिया जो लगभग तय मानी जा रही थी। और इसी सबके बीच व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आता है। इस बयान से एक और बात निकल कर आती है कि शायद ट्रंप जानबूझकर खुद को अनप्रेडिक्टेबल दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया बस अंदाजा ही लगाती रहे कि वो कब, क्या और कैसे करेंगे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये संकट वाकई में टल गया या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हो गया है? क्योंकि इस पूरी कहानी में हमने एक बात तो सीखी है कि आज की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं, बल्कि डर, रणनीति और इकोनॉमिक प्रेशर से भी लड़ी जाती है। और इस खेल में अगला कदम क्या होगा, ये शायद कोई नहीं जानता।